हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 38 यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अब हमारा साइंस का जो कंटेंट का एरिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मिल जाएंगी, जिनमें आपको साइंस की मैथ्स की क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बायो के चैप्टर के अंदर आते हैं, जो कि है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और कंजर्वेशन, यानी कि आप जैसे जानवरों का और आप पौधों का संरक्षण किस तरीके से करेंगे, साथ ही साथ हम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के एंड में हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्रॉप प्रोडक्शन से आज के सेशन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रॉप्स होते क्या हैं, तो देखिए क्रॉप्स एक ऐसी खेती होती है या फिर एक ऐसा प्लांट होता है जो कि हम लार्ज एरिया में उगाते हैं ताकि हम उसका यहाँ पे हम लोग एक तरीके से कमर्शियल यूज उस चीज का कर सकें। तो देखिए अगर हम क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बता रखा है हमारे आसपास दो तरीके की मेन क्रॉप होती है, एक रबी और एक खारीफ क्रॉप। और इसके बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, कौन सा सीजन में उगाई जाती है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो देखिए रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसमें आपका अक्टूबर से मार्च के महीने में ये उगाई जाने वाली फसल है और साथ ही साथ ये विंटर यानी कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। इसमें जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, पी हो गया, इसके अलावा सरसों यानी कि मस्टर्ड, जैसे इसके अलावा लिनसीड हो गया, ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं रबी क्रॉप की। इसके अलावा अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये जून से लेकर सितंबर के महीने में, साथ ही साथ बरसात के मौसम में यानी कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर में हमें पूरे स्टेप्स बता रखे हैं कि हमें किस तरीके से फसल को उगाना चाहिए, किस किस स्टेप से हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर आप क्रॉप को उगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले प्रेपरेशन करनी होगी, आपको तैयार रहना होगा, कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी। किस चीज़ के लिए? सॉइल के लिए। यानी कि सबसे पहले आपको सॉइल को तैयार करना है और सॉइल को तैयार करने के लिए हम उसकी अपर मोस्ट लेयर को निकाल के उसको सॉफ्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि हम एक दिन गए और सीधा हमने बीज उगा दी। हमें क्या करना है, सॉइल को थोड़ा सा उखाड़ना है। वो जब प्रिपेयर हो जाएगी थोड़े एक दो दिन छोड़ के, यहाँ पे जब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी इसके बाद हमें उसमें बुआई करना है यानी कि सोइंग करना है। और जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ हाथ की मदद से भी आप सीड्स उसमें डाल सकते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर गैप में। तो सेकेंड स्टेप होता है हमने यहाँ पे बुआई कर दी यानी कि जो बीज है उसमें डाल दिए, यहाँ पे किसमें? मृदा में। इसके बाद अगला यहाँ पे काम है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना यानी कि खाद और उर्वरक डालना। यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट पेपर में, यहाँ पे पूछा गया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में मेन जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सबसे पहले जो मैन्योर होता है ये आपका नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर जो होता है ये सिंथेटिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक प्राकृतिक स्रोत है और एक आपका मानव निर्मित है। तो जो यहाँ पे मैन्योर होता है इसका फायदा ये है कि ये यहाँ पे सॉइल को भी उपजाऊ बनाता है, ये यहाँ पे सॉइल के लिए भी अच्छा होता है। पर अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर हमने इसलिए तैयार किए गए हैं, उर्वरक हमने इसलिए तैयार किया है ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो। तो इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं जो कि आपके न्यूट्रिएंट रिच होता है। अगर हम मैन्योर की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भले ही ना हो पर ये यहाँ पे सॉइल को भी यानी कि मृदा को भी मदद करेगा। तो ये आपको मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला स्टेप यहाँ पे आ जाता है सिंचाई यानी कि इरिगेशन का। तो देखिए सिंचाई करना जैसे कि पानी डालना, वाटरिंग करना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जिसमें कुछ मेथड आपके ट्रेडिशनल मेथड है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मौत हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, राहत हो गया। ये इसके जो पिक्चर्स हैं आपके एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरती से बने हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि है यहाँ पे मॉडर्न मेथड, जो कि आपका है एक ड्रिप सिस्टम और एक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो देखिए स्प्रिंकलर में होता क्या है,
स्प्रिंकलर में इस तरीके का फव्वारा होता है जिसमें से पानी इस तरीके से निकल रहा होता है और ज़मीन में अलग अलग जगह पानी जो है मिल जाता है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने अगर खेतों में नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट आपने पार्क में जरूर देखा होगा, पार्क में इस तरीके के स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। और अगर मैं ड्रिप सिस्टम की बात करूँ तो ड्रिप सिस्टम होता क्या है, इस तरीके की एक पाइप होती है। मान के चलिए यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे एक पौधा है, मतलब जमीन के साथ लगे हुए पौधे हैं। तो ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है, ये पाइप का जो ओपनिंग है इन्हीं जगह पे होगा ताकि इनकी जो जड़ है उनको क्या मिल सके, पानी मिल सके। तो आपको देख के क्लियर हो रहा है कि कौन से मेथड में पानी जो है बचाया जा सकता है, तो आप कहेंगे ड्रिप सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा जड़ों के पास पानी जा रहा है, इसमें चारों तरफ पानी फैल रहा है, तो जरूरी नहीं कि उस जगह वहां पे बीज डला हो। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 4 स्टेप देख लिए। अगला यहाँ पे अब देखिए, आपने यहाँ पे खाद दे दिया, आपने पानी दे दिया। कई बार आपके जो फसल होती है वो कीड़ों से खराब हो सकती है, तो यहाँ पे आपको खरपतवार यानी कि वीड से भी उसे बचाना है। तो इसके लिए हम वीडिसाइड्स करते हैं, जो कि आप 2,4-D यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी में बता रखा है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ज़मीन को तैयार कर दिया, बुआई कर ली, सोइंग यानी कि इसके बाद खाद और उर्वरक डाल दिए, साथ ही साथ आपने पानी भी डाल दिया, आपने इसे जो जंगली पौधे हैं वीड्स वगैरह उनसे भी बचा लिया। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, आपकी फसल जब तैयार हो जाएगी तो आपको उसकी कटाई करनी है और उसके बाद उसका भंडारण करना है यानी कि स्टोरेज करना है। स्टोरेज करते हुए भी आपको ध्यान देना है कि ड्राई जगह हो, साथ ही साथ सनलाइट जो है उसको मिलता रहे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अच्छी जगह पे, फ्रेश जगह पे उसको रखना है। गंदी या फिर आप कह लीजिए ऐसी जगह जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे आप नहीं रख सकते, उससे भी वहाँ पे आपका जो ये क्रॉप है वो ख़राब हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पौधों और जानवरों का आप संरक्षण कैसे करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे पेड़ को क्या करें, कट करें, तो इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वो डिफॉरेस्टेशन का ही एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साथ ही साथ सॉइल इरोजन, कहीं ना कहीं हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो ज़मीन आपके बंजर पड़ रहे हैं। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, जो ये मरुस्थलीकरण हो रहा है, पूरा बंजर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें किसके वजह से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन। इसके लिए एक ही उपाय है, आपको रीफॉरेस्टेशन करना होगा। रीफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा पेड़ों को लगाना होगा। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं जो कि कई बार कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। अब देखिए कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, एंड वर्ड से हम सोचते हैं जो एंड हो गई, जो खत्म हो गई। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। इन डेंजर में डेंजर शब्द को याद रखिए, जो कि लुप्त होने वाली है या फिर लुप्त हो गई है। और वो बुक जो कि सारा डेटा कलेक्ट करती है यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज का, यानी कि जिनको लुप्त होने की खतरा है, उनका पूरा जो डेटा जो बुक कलेक्ट करती है वो है आपके रेड डेटा बुक। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कुछ यहाँ पे कंजर्वेशन के एरिया जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब चीज़ें बता रखी हैं, उनको मैं आपके साथ पिक्चर वाइज यहाँ पे डिस्कस करती हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो। इसके बाद हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जैव विविधता, जिसको आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी आप एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया की बात आप करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे उसके फ्लोरा को और फोना को, अब फ्लोरा और फोना क्या होता है कि वहाँ कौन से आपके प्लांट स्पीसीज हैं और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल स्पीसीज हैं, उनका एक तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इनका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब देखिए हम एक एक पौधे को गिनने की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से तरीके के प्लांट और कौन कौन से तरीके के जानवर वहाँ पे रहते हैं, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बताता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि ये जो जैविक विविधता है, जैव विविधता है,
इसको आप कंजर्व कैसे करोगे, इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग एरिया जो है वो बता रखे हैं, जिसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है नंबर 1 में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं, ऐसे एरिया जिसको हमने अलाउ कर रखा है कि यहाँ पर आपके रिसर्च वगैरह हो सके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर उनके बारे में और डिटेल में जानना है तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं यहाँ पे तैयार किए गए, जिसमें जानवर वगैरह होते हैं और यहाँ पर रिसर्चेस वगैरह भी पॉसिबल होती है। इसके अलावा आप लोगों की बुक में एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमें बता रखा है, जो कि है पंचमरी। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों को यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इसके अंदर हम लोगों को कौन कौन से फ्लोरा बताए गए हैं। ये फ्लोरा और फ्यूना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे साल के पेड़ मिल जाएंगे, आम के पेड़ मिल जाएंगे, यानी कि वाइल्ड मैंगो जो है ये मिल जाएगा। और अगर हम इसमें यहाँ पे एनिमल की बात करें तो फ्लाइंग स्क्वायरल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जस्ट आपको यहाँ पे इसकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, ऐसे एरिया जिसमें हमने रिसर्च और एजुकेशन के लिए यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों को नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो कि है नेशनल पार्क। अब देखिए नेशनल पार्क जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, यानी कि इस जगह पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, यानी कि ह्यूमन को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप यहाँ पे आओ, और इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ाई जाती है। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक तो एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और एनिमल के साथ साथ उनके हेरिटेज का, यानी कि जो जिस एक तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहते हैं जानवर, उस एनवायरनमेंट को, उस कल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अभी हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं यहाँ पे एक तरीके से रिसर्च वगैरह के लिए अलाव है, ह्यूमन एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि मानव जो है वो जा सकते हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ ये यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें जो कि थर्ड एरिया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन जो होते हैं यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। और इसमें भी एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर आप हंटिंग नहीं कर सकते, यानी कि किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, डिफॉरेस्टेशन यानी कि यहाँ पे पेड़ों का आप कटाई नहीं कर सकते इन जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व या फिर एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिए जैसे कि इंडिया में बहुत सारे टाइगर जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होते जा रहे थे, तो इस तरीके से टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में, और यहाँ पे टाइगर को कंजर्व करने के लिए चीज़ की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, किसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे जो आपके नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से खारिज की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे हेरिटेज को यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है कि जो जानवरों का नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सभी टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है अ कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ अ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो कि संकट में हैं और उनकी जनसंख्या की स्थिति का डेटा हम किसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन डेटा बुक, इसके अलावा ब्राउन डेटा बुक, रेड डेटा बुक और वाइट डेटा बुक, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप आंख बंद करके ऑप्शन लगा सकते हैं, रेड डेटा बुक है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसे स्पीसीज जो इनमें लुप्त होने का खतरा है, उनका डेटा यहाँ पे रखा जाता है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने आप लोगों के साथ क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ कई सारे टर्म यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो देखिए हार्वेस्टिंग जो होती है जिसको आप फसल काटना कहते हैं, तो कटिंग ऑफ क्रॉप इसमें आ जाएगा, यानी कि ए का सीधा होना चाहिए थर्ड। तो जिसमें ए का थर्ड नहीं दे रखा उस ऑप्शन को आप काट दीजिए। ये टॉपिक तो आप अगर डायरेक्ट अपनी जनरल नॉलेज को भी यूज़ करेंगे तो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा थ्रेसिंग, अभी हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का जो टॉपिक है वो हमारा रह गया, जो नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊँगी। उसमें मैं आप लोगों के साथ थ्रेशिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करूँगी। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी भारी वस्तु पे अपने जो धान होता है उसको कूटते हैं ताकि उसमें से भूसा अलग हो सके। तो ये सेपरेशन का एक तरीका है। तो बी का यहाँ होना चाहिए 4, और बी का 4 आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, आपको दिख गया होगा, बी का 4 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के क्रॉप ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं ताकि यहाँ पे क्या हो सके, जो क्रॉप है उनको न्यूट्रिएंट भी मिल सके और साथ ही साथ आपको अलग अलग वैरायटी के क्रॉप उस जगह पे मिले। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो पानी जो देने का सिस्टम होता है, यानी कि इरिगेशन सिंचाई का एक तरीका माना जाता है जिसमें वाटर जो है कम लॉस होता है। तो डी का क्या होगा, डी का ए होगा। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की क्रॉप होती है, एक को हम बोलते हैं राबी क्रॉप और एक को बोलते हैं खरीफ क्रॉप। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था, राबी क्रॉप के जो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि वीट हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपकी ग्राम हो गया, इसके अलावा पी हो गया मटर यानी कि, इसके अलावा सरसों यानी कि मस्टर्ड हो गया। ये आपके राबी क्रॉप के एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है जिसको आप लिनसीड के नाम से जानते हैं। अब खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, खरीफ क्रॉप जो है इसके अंदर आ जाएगा आपके पैडी आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे मेज़ आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन का दिया जाता है, सोयाबीन आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड नट आ जाएगा, और इसके अलावा कॉटन यहाँ पे आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए राबी क्रॉप की बात की गई है कि इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है, तो ज़रा हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वीट और मस्टर्ड दोनों ही मैंने राबी क्रॉप में लिखे हैं, पर मस्टर्ड के अलावा ये जो पैडी है, ये पैडी किस में, खरीफ क्रॉप में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पैडी आपका खरीफ क्रॉप होता है तो ये नहीं होगा, और मेज़ भी आपका खरीफ क्रॉप है तो ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप का पूछ रखा है तो अगर हम एक एक एग्जाम्पल देखें तो ये जो वीट होता है यानी कि गेहूँ, ये आपकी राबी क्रॉप के अंदर आ जाएगी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा अगले ऑप्शन को अगर हम देखें तो अगले ऑप्शन में, और मस्टर्ड यानी कि सरसों भी एक राबी क्रॉप है, और अगर हम यहाँ पे मस्टर्ड को देखें तो ये क्या है, ये एक राबी क्रॉप है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। इसके अलावा पैडी और मेज़ की अगर आप बात करते हो तो ये दोनों के दोनों आपके खरीफ क्रॉप है, यानी कि धान और मक्का दोनों खरीफ क्रॉप हैं। इसके अलावा अगर आप पी देखते हो तो पी किसके अंदर आ जाएगा, राबी क्रॉप के अंदर आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे करने के लिए। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैविक विविधता होती है उसके संदर्भ में आपको सही कथन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सभी ऑप्शंस को एक एक करके ना पढ़ें, और अगर आप ओवरव्यू भी लें और ऑप्शन से एलिमिनेट करें तो भी काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें फोर्थ ऑप्शन 2 उसमें दिख रहा है, तो 4 वाले स्टेटमेंट को पढ़िए। इट रेफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फ्लोरा और फ्यूना है, रिप्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। यही तो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस किस तरीके के फ्लोरा और फ्यूना है, किस किस तरीके के पौधे और जानवर हैं, उसका एक तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो 4 है ये तो होना चाहिए। इसके अलावा 3 में क्या बोल रखा है, इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। इंडिविजुअल स्पीसीज की हम बात नहीं करें कि एक एक को हम गिन के यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बताएंगे, हम बताएंगे कि इनमें से ये फ्लोरा है और ये फ्यूना है, ये स्पीसीज है,
पर हम एक एक को यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं गिनेंगे, तो 3 यहाँ पे नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट गए। इसके अलावा इट रेफर टू द ओनली द वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा फाउंड इन अ एरिया। सिर्फ फ्लोरा के फोना की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जो जानवर हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। हमें फ्लोरा फ्यूना दोनों देखना होता है, तो सेकेंड भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बता रखा है कि एक घने जंगल में होता है, यानी कि सदर्न जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं फ्लोरा फ्यूना के स्पीसीज, तो ये भी सही है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बायोडाइवर्सिटी को लेके डी, जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि अब आपको इनमें राबी क्रॉप यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए ग्राम एक राबी क्रॉप होता है, और इसके अलावा मस्टर्ड भी एक राबी क्रॉप होता है, पी एक राबी क्रॉप होता है, वीट भी एक राबी क्रॉप होता है, तो ये आपका सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक खारीफ क्रॉप है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा ग्राउंडनट एक खारीफ क्रॉप है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे पैडी की बात करें तो पैडी क्या है, एक खारीफ क्रॉप है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको कॉम्बिनेशन में एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखना है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैन्योर, यानी कि जो खाद होता है उसका इनमें से क्या कार्य नहीं है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो मैन्योर होता है ये हमारा प्राकृतिक तरीके से बनता है, नेचुरल तरीके से बनता है, और कहीं ना कहीं सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सही है इसका फंक्शन। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है, उसके न्यूट्रिएंट को ये क्या करता है, यहाँ पे उसको यहाँ पे एक तरीके से उसकी भरपाई करता है। तो बेसिकली सॉइल के लिए अच्छा होता है, तो उसके न्यूट्रिएंट को यहाँ पे फुलफिल करने में मदद करेगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे आपको नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना था, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है कि गिविंग प्रोवाइडिंग पॉकेट इन द सॉइल फॉर सीड टू ग्रो। तो सिंपल सी बात है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट सॉइल के फर्टिलिटी के को लेके काम करता है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि इम्प्रूव वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सिर्फ ये काम नहीं करता कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यहाँ पे हो जाए, यानी कि जल प्रतिधारक क्षमता जो है ये बढ़ाता नहीं है मैन्योर। तो इसमें से यहाँ पे डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसको स्टार करके कहीं पे लिख लीजिएगा कि जो मैन्योर होता है ये सॉइल में न्यूट्रिएंट लाना, टेक्सचर बढ़ाना, साथ ही साथ एक तरीके से सॉइल में सीड्स को अच्छी तरीके से एंटर होने देना, उसको बढ़ाना, इन सब में काम करता है। पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि जल प्रतिधारक क्षमता को यहाँ पे सुधारता नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिर से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का आ गया, उसको हम जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, अब आपको यहाँ पे देखना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रखा है इट रेफर ओनली फोना फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये तो गलत है, फ्लोरा और फ्यूना दोनों के दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया फाउंड इन अ गिवन एरिया। तो टोटल इंडिविजुअल की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पॉपुलेशन को नहीं गिन रहे। अब अगला है इट रेफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, यानी कि किस तरीके कितने तरीके की यहाँ पे प्रजाति है उसको गिनना यहाँ पे बोला जाता है फ्लोरा फ्यूना में। तो थर्ड यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ इट इज़ मैक्सिमम इन फॉरेस्ट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे दे दिया गया, और वही आपका थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सॉइल इरोजन कॉज डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे मृदा अपरदन जो है वो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है, ये सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। अगला है डिफॉरेस्टेशन लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल। तो सिंपल सी बात है, पेड़ अगर कटेंगे तो जो पेड़ होंगे उनके जड़ें पानी को होल्ड नहीं करेंगी, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होगा, तो ये भी सही है। ओवर ग्रेसिंग से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ओवर ग्रेसिंग कर लेंगे जानवरों के द्वारा तो पेड़ जो हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी सही है। अब अगला ऑप्शन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लॉस हो रही है, इसमें क्षति हो रही है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको नॉट वाले ऑप्शन को यहाँ पे चुनना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, इसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को आप जरा पढ़ के देखेंगे। तो पहला है कि द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सिंपल सी बात है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको संकट, उनको एक तरीके से डेंजर होता है, उनको खतरा होता है कि वो लुप्त हो सकते हैं। तो ए तो यहाँ पे सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। जिस ऑप्शन में ए नहीं है आप उसको यहाँ पे काट दीजिए, क्योंकि ये तो पक्का होने वाला है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ऑल एंडेमिक स्पीसीज बिकम एंडेंजर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सभी एंडेमिक स्पीसीज जो है इंडेंजर बन जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ जब सेशन लिया था मैंने बताया था कि एंडेमिक स्पीसीज में ये जो एंड शब्द है उसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं इसे आप यहाँ पे क्षेत्र प्रजाति बोलते हैं। और क्षेत्र यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी जानवर खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो सही नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में बी है आप उस ऑप्शन को भी काट दीजिए। तो यहाँ पे कंफर्म डी जो ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। बाकी हम लोगों को बोल रखा है कि एंडेमिक स्पीसीज जो है उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता रखा है कि उनमें नई नई स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। सिंपल सी बात है कि एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बता रखा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपके स्पीसीज नए नए ग्रो हो रहे हैं वो एंडेमिक स्पीसीज है। ये आपके सही है। अब आगे बता रखा है कि आपने अलग अलग हॉटस्पॉट देखे हैं आपकी किसके, एंडेमिक स्पीसीज के। हॉटस्पॉट मतलब अलग अलग एरिया आपने देखे हैं, वो भी हमारे आसपास एंडेमिक स्पीसीज के, यानी कि अलग अलग तरीके के पाए जाने वाले, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के अलग अलग जगह पे हॉटस्पॉट है, अलग अलग जगह पे वो चीज़ देखी गई है। तो ये भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ए, सी और डी, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो वाटरफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। तो सिंपल सी बात है, सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था, ड्रिप सिस्टम को बोलते हैं। ड्रिप सिस्टम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पौधे हो गए और पौधों के साथ ही यहाँ पे पाइप बिछा के इन्हीं के सामने यहाँ पे पानी दिया जाता है, जिससे वाटर लॉस सबसे कम होता है। और ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग विंड भी आ जाए, यानी कि अगर तेज़ हवाएं भी चले, तो जड़ों को पानी मिल ही जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ड्रिप सिस्टम है, इससे बढ़िया तरीका यहाँ पे नहीं माना जाता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव अ वीड, यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनको अगर हमें हटाना है तो इनमें से सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी होगी। यहाँ पे बोल रखा है मैन्युअली अप्रूव द वीड, यानी कि खरपतवार को हाथ से उखाड़ें। तो देखिए अगर आप हाथ से उखाड़ते हैं तो आपकी जो मेन क्रॉप है वो बच जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब अगला है मैन्युअली रिमूव द फ्लावर एंड सीड। तो देखिए फ्लावर और सीड को रिमूव करके आपके खरपतवार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, आप ये नहीं कह सकते। अब अगला यहाँ पे है कि पूरे के पूरे क्रॉप को आप कर दो बर्न। अब देखिए इससे क्या होगा, सॉइल ख़राब हो सकती है, तो ये यहाँ पे इतना सही नहीं है। अगला है स्प्रेड वीडीसाइड। वीडीसाइड अगर हम डालेंगे तो जो कीटनाशक होते हैं वो आपके मेन क्रॉप को भी ख़राब कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप जब हाथ से उसे निकालोगे वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें फिर से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने के लिए वो कौन सी विधि है जिसमें यहाँ पे जल की हानि जो होती है न्यूनतम होती है, वाटर लॉस मिनिमम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है लास्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।